तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना, रसायन विज्ञान के प्रयोग। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है अम्लीय एवं क्षारीय मूलकों का परीक्षण, है ना, कि जो एसिडिक रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल्स हैं, उनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, उनको कैसे पहचाना जाता है, तो इसके लिए क्या क्या परीक्षण लगाए जाते हैं, इस टॉपिक में हम यही कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक होते क्या हैं, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं और जब आपका वाइवा होता है फाइनल प्रैक्टिकल में, तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स क्या हैं, इनको क्यों बोला गया है सर। तो क्या होता है बच्चों कि हम जानते हैं कि ये जो अम्लीय मूलक हैं, क्षारीय मूलक हैं, है ना, इनका आइडेंटिफिकेशन जब हम करते हैं तो जो हमें केमिकल दिया जाता है वो एक लवण होता है, सॉल्ट होता है। और सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस रिएक्शन से, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया से। सपोज यहां पर देखो NaOH है और ये है Cl, दोनों में उदासीनीकरण हुआ और क्या बन गया, NaCl, लवण और जल। तो ये जो लवण बना है ना, इसमें देखो आप कि जो Cl है यहां पर Cl माइनस के फॉर्म में है और ये प्लस के फॉर्म में, तो Cl कहां से आया है, अम्ल से, और Na कहां से आया है, क्षार से। तो इस तरह से यही लिखा है कि लवण का वह आयन, ऋणायन, जो अम्ल से आता है, अम्लीय मूलक, एवं क्षार से आने वाला धनायन जो है वो क्या कहलाता है बच्चों, क्षारीय मूलक। बात क्लियर है कि लवण का वो हिस्सा या वो पार्ट, धनायन, जो क्षार से आए वो क्षारीय मूलक, और जो ऋणायन है जो अम्ल से आता है उसे बोलते हैं अम्लीय मूलक। NaCl में जो Na प्लस है वो है क्षारीय मूलक और Cl माइनस क्या है बच्चों, अम्लीय मूलक। तो इस तरह से आपको एक लवण में एक धनायन एक ऋणायन, इसको आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर दो धनायन दो ऋणायन आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो इस तरह से हमें लवण के इन्हीं आयनों का पूरा परीक्षण पढ़ना है। अब यहां पर हमें दो मूलक दिखाई दे रहे हैं, अम्लीय मूलक और क्या, क्षारीय मूलक। हमें इनका परीक्षण कैसे करते हैं उनको हम क्रमबद्ध पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे क्षारीय मूलकों का परीक्षण, ठीक है। जो धनायन है इनको कैसे पहचाना जाता है, तो देखो, एक होता है प्रारंभिक परीक्षण। प्रारंभिक परीक्षण का मतलब है बिना किसी रासायनिक क्रिया के केवल आप लवण देख के भी कुछ आयन्स पहचान सकते हैं। जैसे लवण हल्का हरा हो तो वो Fe2+ आयन होगा उसमें जरूर, फेरस सल्फेट, इस तरह से। पीला भूरा सा हो, ठीक है, तो Fe3+ होता है, समझ गए ना। हल्का पीला सा और भूरा सा दिखे सॉल्ट तो वो है Fe3+ का, और हल्का हरा दिखे तो Fe2+। ऐसे नीला सॉल्ट दिखे तो Copper2+ जरूर होता है, कॉपर सल्फेट, है ना। हरा दिखे तो निकल के सॉल्ट होते हैं, Nickel2+ के, निकल सल्फेट बिल्कुल हरा होता है। गुलाबी दिखे तो कार्बन, ठीक है, कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट क्लोराइड। और एक और पहचान है कोबाल्ट के सॉल्ट की, अगर इसे खुला रख दें तो तुरंत बिल्कुल गीला हो जाता है। हल्का गुलाबी दिखे तो वो Mn2+ होता है। तो इस तरह से सॉल्ट की पहचान की जा सकती है हम उसके रंग को देख के कि उसमें कौन सा आयन है, धातु आयन, कैटायन, मतलब क्षारीय मूलक, ठीक है। दूसरा टेस्ट होता है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बोरेक्स बीड टेस्ट होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो धातु है, ठीक है, उसके ऑक्साइड को पहले हम क्या करेंगे कि जो भी आपको सॉल्ट दिया गया है उसे हीट करते हैं। ऐसा करने से जो धातु का सॉल्ट है या जो लवण है उसमें धातु आयन ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। और इस तरह से
फिर उस ऑक्साइड को कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया जाता है बच्चों। ये लिखा है कि विभिन्न धातु ऑक्साइड को कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर विशिष्ट रंग उत्पन्न होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, पहले कोबाल्ट नाइट्रेट जो हम ले रहे हैं, पहले उसको हीट कर दें, इस तरह से आपको कोबाल्ट ऑक्साइड बन जाएगा। फिर आपको जो भी लवण दिया गया है या जो भी है यौगिक धातु का, उसको गर्म करते हैं जिससे उससे भी ऑक्साइड बन जाए। फिर जिंक जैसे, और फिर इस कोबाल्ट नाइट्रेट को और धातु के ऑक्साइड को एक साथ हीट किया जाता है। या हम सीधा कहें, धातु का लवण ले लें और उसमें कोबाल्ट नाइट्रेट मिला दें और अच्छी तरह हीट करें। तो इस तरह से कुछ कंपाउंड्स बनते हैं कोबाल्ट के साथ, जिनके रंग पहचाना जा सकता है कि कौन सा आपको लवण दिया गया है या कौन सा धातु आयन आपको दिया गया है। जैसे कोबाल्ट नाइट्रेट को हीट किया, कोबाल्ट ऑक्साइड बना। फिर कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ मान लो जिंक का कोई सॉल्ट या ऑक्साइड दे दिया जाए और आपने इसको हीट किया, तो एक हरे रंग का कंपाउंड बनेगा। पहचान में आएगी कि आपको जिंक 2+ आयन दिया गया। ठीक इसी तरह से मान लो MgO दिया गया है, तो बनेगा क्या? CaO × MgO, पिंक, गुलाबी कलर का। ऐसे कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ मान लो एल्यूमिनियम का कोई ऑक्साइड गर्म किया जाए तो ब्लू कलर का आएगा। तो ये कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है। और भी बहुत सारे अलग अलग धातु आयनों के कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ रंगीन यौगिक हैं जिन्हें याद करना है, लेकिन मैन जो है ये मैंने लिख दिया है ना। बाकी एक और होता है बोरेक्स बीड टेस्ट, सुहागा मन का परीक्षण। तो वो भी इसी तरह का है, उसमें बोरेक्स लिया जाता है और धातु का सॉल्ट लिया जाता है। और बोरेक्स को जब हीट करते हैं तो धातु ऑक्साइड और बोरेक्स से बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। दोनों की क्रिया से रंगीन क्या बन जाता है? बोरेक्स बीड। उससे भी हमें पहचान की जाती है इस तरह से धातु आयनों। ठीक है, वो हम T ब्लॉक में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बोरॉन को, यहां पे दिया भी नहीं ज्यादा। सबसे मेन जो है ये है क्षारीय मूलकों का आर्द्र परीक्षण। इस साल भी नीट में क्वेश्चन आया था, आपको रेडिकल्स दिए गए थे क्षारीय मूलक के, और उन्हें पूछा गया था कि इनको क्रमबद्ध करिए, है ना। तो क्षारीय मूलकों का आर्द्र परीक्षण मतलब है विलयन बना के और फिर इनको आइडेंटिफाई किया जाता है बच्चों। तो इस परीक्षण में पहले क्षारीय मूलक या मतलब जो भी आपको लवण दिया गया है क्षारीय मूलक का, उसका जल के साथ एक पारदर्शी विलयन बनाते हैं। अगर पानी में नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। इससे एक बिल्कुल रंगहीन पारदर्शी जली विलयन बनता है, जिसे बोलते हैं मूल विलयन, ओरिजिनल सॉल्यूशन। और इसी ओरिजिनल सॉल्यूशन से सारे क्षारीय मूलकों का क्रमबद्ध परीक्षण किया जाता है। समझ गए ना। तो यही लिखा है मैं कि इस परीक्षण में क्षारीय मूलक के लवण का पारदर्शी जली विलयन बनाते हैं, जिसे मूल विलयन कहते हैं। मतलब आपको लवण दिया लैब में, सबसे पहला काम होता है आप उसे लवण को पानी में घोलें, कॉनिकल फ्लास्क में ले लें। अगर वो डायरेक्ट घुल जाए पानी में पारदर्शी, हल्का सा गर्म कर दें, विलयन बन गया तो वही ओरिजिनल सॉल्यूशन है। नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डालें और फिर गर्म करें, आप देखोगे विलयन बन के तैयार हो जाएगा। इस विलयन के कुछ कुछ भाग लेके या इसी विलयन से स्टार्ट करते हैं सारे टेस्ट। और ये जो क्षारीय मूलक हैं, इनको उनके अलग अलग समूह अभिकर्मक के अनुसार बांटा गया है। देखो कौन कौन से समूह अभिकर्मक कैसे हैं। पहला जो समूह है वो है शून्य समूह, और इसका क्षारीय मूलक है अमोनियम को। इसका कोई समूह अभिकर्मक नहीं है, ये डायरेक्ट टेस्ट लगा दिया जाता है। मतलब आपको इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट सॉल्ट लेना है। और आगे दिए हैं, मैंने लिखे हैं कि अमोनियम आयन का क्षारीय मूलक का परीक्षण कैसे करेंगे, वो आगे देखेंगे। फिर आता है प्रथम समूह। तो प्रथम समूह से और लास्ट तक के समूह का जो परीक्षण है बच्चों, वो किया जाता है मूल विलयन से। पहले मैं बता दूं प्रथम समूह में कौन कौन आते हैं। प्रथम समूह में लेड 2+, Ag+ और Hg2 2+, ये 3 आयन क्षारीय मूलकों के धनायन रखे गए हैं। और इनका जो समूह अभिकर्मक है वो है तनु HCl। मतलब अगर आप मूल विलयन बना के और थोड़ा ज्यादा मात्रा में तनु HCl डालोगे तो आप देखोगे अगर कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट या कोई भी प्रेसिपिटेट आ रहा है तो समझ जाओ प्रथम समूह है।
नहीं आ रहा है तो नहीं। तो इस तरह से प्रथम समूह यह है। फिर आता है द्वितीय समूह। तो द्वितीय समूह जब परीक्षण करते हैं तो जो प्रथम समूह का निस्यंद बचता है ना बच्चों, जैसे आपके प्रथम समूह कोई अवक्षेप आ गया, आपने उसे छान के अलग कर दिया, उसका जो नीचे फिल्टरेट आता है निस्यंद, उसे उसी से लगाया जाता है द्वितीय समूह के सारे परीक्षण। अब ये बता दूं द्वितीय समूह में कितने धनायन आए हैं और कितने वर्ग में बांटा गया है। द्वितीय समूह में 2 उपवर्ग हैं, उपवर्ग ए, उपवर्ग बी। उपवर्ग ए में आते हैं Hg2+, Pb2+, बिस्मथ 3+, कॉपर 2+ और कैडमियम 2+। इसका जो समूह अभिकर्मक है वो है तनु HCl और H2S गैस। अम्लीय माध्यम में H2S गैस पास करते हैं। अब आता है कि क्यों पास करते हैं अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में एक्चुअली क्या है, ये जो धनायन है ना बच्चों, इनके जो सल्फाइड्स बनते हैं, इनके विलेयता गुणनफल काफी कम होते हैं। मींस इनको अवक्षेपित करने के लिए, मतलब इन बेसिक रेडिकल्स को अवक्षेपित करने के लिए हमें कम सल्फाइड्स चाहिए। तो HCl का माध्यम रहेगा तो सम आयन प्रभाव के कारण H2S का आयनन कम हो जाता है और ऐसे में कम सल्फाइड मिलते हैं और केवल हमारे द्वितीय वर्ग के समूह ही क्या हो पाते हैं, अवक्षेपित हो पाते हैं। जबकि चतुर्थ समूह में भी H2S गैस की जरूरत होती है, लेकिन वहां क्षारीय माध्यम लगेगा। तो वहां क्षारीय माध्यम क्यों? क्योंकि चतुर्थ समूह के धनायनों के जो सल्फाइड्स हैं उनके विलेयता गुणनफल ज्यादा है, तो उनके लिए हमें ज्यादा सल्फाइड आयन चाहिए। तो क्षारीय माध्यम में H2S का आयनन तेजी से बह जाता है और सल्फाइड आयन ज्यादा मिलते हैं और चतुर्थ समूह के रेडिकल्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ध्यान रखें, द्वितीय समूह में चतुर्थ समूह के जो क्षारीय मूलक हैं वो अवक्षेपित नहीं होते, क्योंकि इतने सल्फाइड नहीं बनते अम्लीय माध्यम में कि वो उनको अवक्षेपित कर पाए। लेकिन चतुर्थ समूह में द्वितीय समूह अवक्षेपित हो सकता है, क्योंकि इन्हें तो कम सल्फाइड चाहिए, ज्यादा सल्फाइड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। इसीलिए पहले द्वितीय समूह के सल्फाइड निकाल लिए जाते हैं। तो उपवर्ग ए में ये है और उपवर्ग बी में देखो आप सारे एस से दिख रहे हैं, AS, SB, SN। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि उपवर्ग बी में आर्सेनिक, मतलब ज्यादातर जो है सारे देख रहे हैं आप, वो सल्फर वाले, मतलब सल्फर नहीं सॉरी, एस सिंबल जरूर दिख रहा है, AS3+, SB3+, SN2+, SN4+। और उन दोनों का वही होगा H2S तनु HCl, है ना। ये लिखा है वर्ग ए के सल्फाइड पीले अमोनियम सल्फाइड में एबले हैं, जबकि द्वितीय वर्ग के सल्फाइड पूर्ण विलेय। समझ गए ना कि इनको द्वितीय ठीक है, इनको जो अलग अलग उपवर्ग में बांट दिया गया है ना, वो एक्चुअली पीले अमोनियम सल्फाइड में घुलनशीलता के बेस पर, मतलब जो अवक्षेप आ रहा है द्वितीय समूह का, उसमें डाला जाता है क्या, अमोनियम सल्फाइड, पीला अमोनियम सल्फाइड, NH4 होल ट्वाइस S, सॉरी सल्फेट बोल दिया था, पीला अमोनियम सल्फाइड। अगर वो अवक्षेप इसमें एबलेय रहता है तो समझ जाओ कि उपवर्ग ए के हैं, और घुल जाए तो उपवर्ग बी के। तो यहीं पर हमें पता चल जाता है कि हमें किसका टेस्ट लगाना है। तो आपको ये ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर यहां पर, ठीक है, प्रथम समूह में Pb2+। अब हम आ जाते हैं तृतीय वर्ग। अब जो द्वितीय वर्ग का जो निस्यंद बचता है ना बच्चों, उसको खूब गर्म करते हैं ताकि घुली हुई किसी भी प्रकार की H2S निकल जाए। फिर उस विलयन में अमोनियम क्लोराइड आधिक्य में डालते हैं, ये इसका समूह अभिकर्मक है, ठीक है, कि अमोनियम क्लोराइड को आधिक्य में लेते हैं और उसमें मिला देते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो तृतीय समूह के जो ये हैं कैटाइंस Fe3+, Cr3+, एल्यूमिनियम 3+, अगर ये एक भी कैटाइन है तो वो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में अवक्षेपित हो जाता है। अब यहां पर लिया गया अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ध्यान से देखें बच्चों की जो Zn है, Mn2+ है, कोबाल्ट है, ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में भी अवक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन इनको अवक्षेपित होने के लिए ज्यादा OH चाहिए। तो यहां पर अमोनियम क्लोराइड मिला देने से ये एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है और इसमें अमोनियम आयन के सम आयन प्रभाव के कारण NH4OH का आयनन कम होता है और ये कम मात्रा में OH प्रोवाइड कराता है,
जिससे केवल तृतीय समूह के बेसिक रेडिकल्स ही अवक्षेपित हो पाते हैं। इसलिए यहां पर अमोनियम क्लोराइड आधिक्य में रखा जाता है। अगर हम इसको ना रखें और NH4OH ज्यादा डाल दें तो वो जिंक, MnCO ये भी अवक्षेपित हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। तो तृतीय समूह के रेडिकल्स ये 3 याद रखने हैं समूह अभिकर्मक। अब हम आते हैं चतुर्थ समूह। देखो चतुर्थ समूह में जो रेडिकल्स आते हैं जिंक, MnCO और इसके अलावा Ni+2, ठीक है, ये रेडिकल्स आते हैं और इनके ये भी सल्फाइड के फॉर्म में अवक्षेपित होते हैं। लेकिन अब सोचो कि वहां पर भी H2S ली गई है और यहां पर भी H2S समूह अभिकर्मक में ली गई है, मतलब इसका जो समूह अभिकर्मक है वो NH4OH प्लस H2S। लेकिन ये बता दूं कि जो चतुर्थ समूह के कैटाइन्स होते हैं ना, समझिए ना, इन कैटाइनों के सल्फाइड्स जब बनते हैं तो उनके विलेयता गुणनफल ज्यादा है, मतलब इनको सल्फाइड के फॉर्म में अवक्षेपित करना है तो हमें ज्यादा सल्फाइड्स चाहिए। तो ऐसे में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में जब H2S गैस को पास किया जाता है तो H2S अम्लीय है और NH4OH क्या है, क्षारीय है, तो ये ज्यादा मात्रा में सल्फाइड आयन क्या कर देता है, मुक्त कर देता है और इतने मिल जाते हैं कि चतुर्थ समूह के ये रेडिकल प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। अगर द्वितीय समूह का ऊपर से कोई आयन बच गया है और वो यहां पर आते आते तो यहां पर आते ही अवक्षेपित हो जाएगा, लेकिन द्वितीय समूह में चतुर्थ समूह के रेडिकल प्रेसिपिटेट नहीं होते क्योंकि वहां अम्लीय माध्यम में H2S पास करते हैं जहां पर HCl के सम आयन प्रभाव के कारण H2S का आयनन कम होता है। ओके, फिर आते हैं पंचम समूह। इसमें आते हैं बेरियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+। इनका जो समूह अभिकर्मक है वो NH4Cl और NH4OH की प्रेजेंस में NH4 होल ट्वाइस CO3। अब यहां पर भी देखो NH4Cl डालने का मतलब क्या है, तो NH4 होल ट्वाइस CO3 का आयनन कम हो और कम मात्रा में कार्बोनेट मिले और इस तरह से ये कार्बोनेट के फॉर्म में अवक्षेपित हो जाते हैं। कार्बोनेट के फॉर्म में मैग्नीशियम भी अवक्षेपित हो सकता है लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए कार्बोनेट, तो यहां कम मात्रा में कार्बोनेट रखने के लिए ही मिलाए गए। और षष्ठम समूह में आता है Mg2+ और इसका समूह अभिकर्मक है Na2HPO4 प्लस NH4OH। तो इस तरह से आपको अभी जो क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये वाली जो मैंने सीरीज बनाई है टेबल, आप इसको रट डालो। इस साल ही क्वेश्चन आया और आता ही रहेगा कि आपको क्षारीय मूलकों का विभाजन जो है उसमें कौन सा क्षारीय मूलक किस वर्ग में आता है, इनको रट लेना है, ठीक है। और यही सबसे काम के हैं। जैसे अभी आया था Mg, Ba2+, कॉपर, आयरन, इनको पूछा गया था कि इनके बढ़ते हुए समूह के आधार पर व्यवस्थित करें, तो आप इनके आयनों को प्रथम समूह में अच्छे से याद कर लें, अमोनियम, द्वितीय समूह में लेड और Ag याद कर लें, द्वितीय समूह में प्रथम समूह में शून्य समूह में अमोनियम, प्रथम समूह में लेड और Ag, द्वितीय समूह में आप मेनली कॉपर और कैडमियम, है ना, वर्ग ए में, और वर्ग बी में आर्सेनिक और एंटीमनी। कौन पीला सल्फाइड में घुलता है वो याद रखें। तृतीय समूह में तीनों याद रखने हैं, चतुर्थ समूह में भी चारों याद रखने हैं। Mn भूल ही जाओ तो जिंक 2+, CO2+ और Ni2+। पंचम समूह में 3 याद करना, मैग्नीशियम षष्ठम समूह में। तो ये टेबल अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से अब आता है कि इन समूहों में इनको किस तरह रखा गया है। तो ये सारे रेडिकल्स इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं या कार्बोनेट हैं या सल्फाइड्स हैं उनकी विलेयता के आधार पर रखे गए। ये हाइड्रोक्साइड द्वितीय समूह की जो कैटाइंस, ये हाइड्रोक्साइड में भी अवक्षेपित हो सकते हैं, इसीलिए पहले लगा लिए जाते हैं H2S पास करा। तो इस तरह से हमें अभी यहां तक ही, बाकी मैं क्रम से बताऊंगा, शून्य समूह से विश्लेषण स्टार्ट करेंगे और हम सारे ग्रुप में एक एक करके अच्छी तरह से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।